हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अब की बार एसएससी पार स्लोगन से आज तक एसएससी में जितने भी प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आए हैं उनका मैं टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहा हूं। तो आज हम आपको वैदिक सभ्यता से एसएससी ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016 से 18 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का डिस्कशन कराएंगे। तो चलते हैं, पहले कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग क्लास को धमाकेदार तरीके से लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहें। तो चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम सभी क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो पार्ट है अब की बार एसएससी पार इतिहास विषय का, ये चौथा पार्ट है। इससे पहले ऑलरेडी 3 पार्ट हो चुके हैं, जिन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला आपसे क्या कह रहा है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन से हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है, तो आपको बताना है इंद्र। आगे चलते हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद जो पुस्तकें हैं डैश किस पर आधारित है, तो आप इसका आंसर देंगे दर्शन पर। उपनिषद माने क्या होता है, उप माने पास और निषद माने बैठकर अध्ययन करना, यानी गुरु के पास बैठकर अध्ययन करना, उसे उपनिषद कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 जाने माने वर्णों में सबसे यानी पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था, यानी 4 जो जाने माने वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से सबसे पहला वर्ण कौन सा था, तो आप आंसर देंगे ब्राह्मण। आगे चलते हैं, भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो भगवत गीता है वो किस ग्रंथ का भाग है, तो जो भगवत गीता है वो महाभारत का भाग है। आगे चलते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किसको, सामवेद को। यानी भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो आप लोग आंसर बताएंगे भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। चलते हैं आगे, किसी वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई, यानी किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति यानी वैदिक युग के लोग कैसे थे उसे आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा ऋग्वेद। जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो जो तंबाकू है वो अभी नवीन फसल है, ये पहले नहीं होती थी। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर होगा तंबाकू का। मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है। आपसे पूछा जा रहा है कि मानव जाति का सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सा है, तो आप इसका आंसर देंगे ऋग्वेद। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा था। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नया वेद, तो आप लोग बताएंगे अथर्ववेद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है पुरुष सूक्त, उसमें वर्णों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिसमें हमें 4 वेद यानी 4 वर्ण के बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में पता चलता है। चलते हैं आगे, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखनीय है। यानी जो नचिकेता और यम के बीच एक संवाद हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है कि वो किस उपनिषद में है, तो आप लोग आंसर देंगे कठोपनिषद में है। आगे चलते हैं, आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद तथा शिल्पवेद में से कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं आता। कौन सा, आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद में से कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता, आपसे पूछा जा रहा है। तो जो यजुर्वेद है ये वेद है, ना कि उपवेद है। चलते हैं आगे, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो वेद हैं, उपवेद हैं, पुराण हैं और धर्मसूत्र हैं, वो किस भाषा में लिखे गए थे, तो आप लोग आंसर देंगे संस्कृत भाषा। आगे चलते, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि धार्मिक अनुष्ठान किस वेद में मिलते हैं, तो आप आंसर देंगे यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, इसे गतिशील आकाश भी कहा जाता है। चलते हैं आगे, उपनिषद क्या है। उपनिषद आपसे पूछा जा रहा है क्या है, तो उपनिषद आप लोग बताएंगे उपनिषद एक हिंदू दर्शन का स्रोत है। चलते हैं आगे, अब आप लोग प्रश्न बताइएगा। जो पहला प्रश्न है, ऑफलाइन परीक्षा 2016 यानी 2006 से 2015 तक पूछे गए और ऑनलाइन परीक्षा
2017-18 में पूछे गए प्रश्नों का ये संग्रह है। तो आप लोग पहला प्रश्न बताइएगा। जो पहला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। आपसे पूछा जा रहा है कि आर्य किस चीज़ का सर्वाधिक भोजन करते थे। ये जो क्वेश्चन है एसएससी मैट्रिक्स स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, दूध और इसके उत्पाद, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव यानी जव डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जव को सूत को दही में डालकर करम्भ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में किन चीज़ों का उल्लेख नहीं है, तो आपको बताना है चावल और नमक का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। तो आप लोग आशा करते हैं कि समझे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था। आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस अन्न का प्रयोग किया। जी हाँ दोस्तों, आप आंसर बताइएगा। जो क्वेश्चन एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर फर्स्ट परीक्षा 2012 में पूछा गया है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी यव या जव, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जव या यव का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि जो वैदिक लोग हैं वो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया। एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2007 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी तांबा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख मिलता है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। यानी जो ऋग्वेद में आयस नामक धातु मिलती है उसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेद शब्द का अर्थ क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि वेद शब्द का अर्थ है, आप लोग बताइएगा। ये जो क्वेश्चन है एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2007 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वेद का अर्थ ज्ञान होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, आपसे पूछा जा रहा है किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 13 सितंबर 2017 के सेकंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है, अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया जाता, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसकी चलते हैं व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रि भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु को अवरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है। आपको बताना है कि जो मनुष्य की आयु के आधार पर अवरोही क्रम में चरणों को विभाजित किया गया, तो उसे आपको सुमेलित करना है, यानी किसके बाद कौन सा आएगा। ये जो क्वेश्चन है एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिए होंगे। अगर इसका आंसर आप लोगों ने दिया ए, पहले ब्रह्मचर्य आता है, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास आता है। इन सभी को 25 वर्णों के कालक्रम में बांटा गया। चलते इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदू धर्म में मानव जाति को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था
का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम में निम्न 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित किया है। यथा ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तथा गृहस्थ के लिए 25 से 50, वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 तथा संन्यास के लिए 75 से 100 वर्ष तक। ये जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए किस उपनिषद में मिलता है तो जाबालोपनिषद में सबसे पहले आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे, क्योंकि आर्य जो पूर्वों के साथ जब संघर्ष किए तो ये सफल रहे, क्योंकि कारण आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग आंसर बताइएगा। ये जो क्वेश्चन है एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसका व्याख्या देखते हैं। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का सर्वाधिक प्रयोग किया था, इसीलिए वो सफल हो रहे थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, लेकिन उससे पहले आप लोग क्लास को धमाकेदार तरीके से लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों से भी सब्सक्राइब करवाएं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आरंभिक वैदिक काल था वहाँ पर वर्ण व्यवस्था कैसी थी। ये जो क्वेश्चन है एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, और एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2010 में भी पूछा गया है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी व्यवसाय पर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल, जो कि सोम को समर्पित देवता, में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषच यानी वैद है, मेरी माता चक्की चलाने वाली है और मैं एक कवि हूँ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी थी। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि यानी ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी थे, ये किस बात से पुष्ट होता है, आप लोग को बताना है ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है तो वो पूछा गया है एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2010 में। जी हाँ लोग साथियों, आप आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी जो इसमें सभी कथन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद में गाय की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। गाय का 176 बार आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में गाय का उल्लेख कितने बार मिलता है, तो आप लोग आंसर बताइएगा। 176 बार उल्लेख मिलता है। उसकी अधिकांश युद्ध गाय को लेकर हुए। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गवष्ठी है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहित को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, उसमें आमतौर पर गाय को ही होती थी और भूमि कभी ना होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते हुए, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। उस समय जो भूमि थी वो निजी संपत्ति नहीं थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्यों को एक जात कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। आपसे पूछा जा रहा है कि आर्यों को एक जात के रूप में किस यूरोपियन ने सबसे पहले सूचित किया था। ये जो क्वेश्चन है एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2006 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी मैक्स मूलर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते इसकी व्याख्या देखते हैं। मैक्स मूलर महोदय आर्यों को आदि देश यानी मध्य एशिया रोडस बैक्टीरिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। उसके आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आर्यन
जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी, आपसे पूछा जा रहा है कि आर्यन जनजाति की जो प्राचीनतम बस्ती थी वो कहाँ थी। ये जो क्वेश्चन है एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर फर्स्ट परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यानी सप्त सिंधु प्रदेश, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु प्रदेश में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। आपसे पूछा जा रहा है कहाँ से सिंधु नदी से गंगा नदी तक विस्तृत थी। इसके आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा समान रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी समिति थी जो मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। ये जो क्वेश्चन एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टायर फर्स्ट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए समिति, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद में समित का 9 बार उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में समित का कितने बार उल्लेख, तो आप लोग बताएंगे ऋग्वेद में समित का 9 बार उल्लेख है। समित को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था भी कहा जाता है। राजा जनजाति सरदार का मुखिया के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 14 सितंबर 2017 के सेकंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ऐतरेय ब्राह्मण, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद के साकल शाखा से संबंध है। आपसे अगर पूछा जाए कि ऐतरेय ब्राह्मण तो किस वेद का है, तो आप लोग आंसर देंगे वो ऋग्वेद के साकल शाखा से संबंध है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। आपसे पूछा जा रहा है कि जो वैदिक युग में राजा अपनी जनता से टैक्स या कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था। ये जो क्वेश्चन एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बलि, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूध या भागदूग कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। तो आप लोग ये जो लाइन लिखी है यहाँ से यहाँ तक, उसे आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है। आप लोग आंसर बताइएगा। ये जो क्वेश्चन है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और एवं डी परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। बहुत ही ज़बरदस्त है। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दिए होंगे। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर से ऋग्वेद, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है, जो कि ऋग यानी विश्वामित्र द्वारा रचित। और ये अगर आपसे पूछा जाए तो किसके लिए रचित लिखा गया है गायत्री मंत्र, ये सवित देवता यानी सवित्री के लिए लिखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको यहाँ पर सवित यानी सूर्य देवता जिन्हें कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह सूर्य देवता यानी सवित्री या सवित, वहाँ पर कहीं कहीं आपको लिखा मिलता है, उसके लिए समर्पित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न,
भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग आंसर बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी मुंडकोप उपनिषद, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय प्रतीक राज चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। आपसे अगर पूछा जाए कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, कि सत्य की हमेशा विजय होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। आपसे पूछा जा रहा है किस विदुषी ने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। ये क्वेश्चन एसएससी संयुक्त स्नातक परीक्षा टायर फर्स्ट 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी गार्गी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाद को किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था। आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्राचीन भारत में जो विवाह होते थे तो उनमें से किस विवाह को विधि सम्मत कानून के सम्मत नहीं माना जाता था। आप लोग आंसर बताइएगा। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी ऑनलाइन CHSL टायर फर्स्ट 14 मार्च 2018 की फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग आंसर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जो गंधर्व विवाह है इसे विधि सम्मत नहीं माना जाता था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कारों की संख्या कितनी, तो आप लोगों को बताना है कि संस्कारों की संख्या 16 थी। प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से ब्रह्म विवाह, दैह विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और अर्थ विवाह को ही विधि सम्मत माना जाता है। कौन कौन से विवाह? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और अर्थ विवाह को विधि सम्मत माना गया है। बाकी 5 विवाह को विधि सम्मत नहीं माना गया। तो आप लोग सिर्फ 3 याद कीजिएगा किसे विधि सम्मत माना जाता है। ब्रह्म विवाह, दैह विवाह और अर्थ विवाह को विधि सम्मत माना जाता है। इसके आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। आज हमने आपको जितने भी वैदिक साहित्य से क्वेश्चन बनते हैं एसएससी में आज तक पूछे गए हैं उन सभी का डिस्कशन करवाया। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट में ये भी बताइए कि आज आपकी हमने जो लगभग 17-18 क्वेश्चन करवाए हैं तो उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अवश्य बताएं। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट कर अवश्य बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।